हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, भारत में संवैधानिक विकास के क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीकों से हम देख लेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास या भारत के संविधान के निर्माण का जो पहले का क्रम है, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास वो कैसे हुआ था। ब्रिटिशर्स ने अपने नीतियों को भारत में लागू करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए थे, वो नियम कैसे थे और हमारे देश में कैसे लागू हुए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ये जो टॉपिक है ये दो पार्ट में आएगा, है ना। पहला पार्ट में हम 1857 तक के अधिनियमों के बारे 1858 तक के अधिनियमों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद के जो अधिनियम है वो दूसरे पार्ट में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि बहुत आसान सी भाषा में कि ये अधिनियम कैसे आए, क्यों आए। देखिए, जगह की शॉर्टेज की वजह से मैं यहाँ पे बहुत सभी पॉइंट्स को नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं उनको बोलूँगा, आप उनको सुन के लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है या फिर इनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। तो आपको बता दिए जाएंगे हैंड रिटन नोट्स कैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से टेलीग्राम में ग्रुप वगैरह बना के आप लोग को लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, हम उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भारत में संवैधानिक विकास के बारे में यहाँ पे हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद भी वहां पे कंपनी जो है वो संघर्षरत थी। ठीक है, और दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद जो कंपनी के सैनिक थे, ठीक है, वे अपने व्यक्तिगत व्यापार को प्रोत्साहित करने लगते हैं। तो इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होना चालू हो जाता है कि भाई अब वो कंपनी खुद से व्यापार करने आई है और उसके सैनिक व्यापार करना चालू कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान होगा, है ना। सैनिक अपना करप्शन में लिप्त थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का ये था। यहाँ तक कि ये तो बोला जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, वो 18 साल की उम्र में क्लर्क बन के कंपनी के अधीन आया था। बाद में उसको फिर अपनी काबिलियत के हिसाब से उसने युद्ध में नेतृत्व किया और उसके बाद उसको गवर्नर बनाया गया, बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। जब वो भारत से वापस अपने देश गया, ठीक है, तो वहां उसके पास अकूट संपदा थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वो संपदा उसको वेतन से तो नहीं मिली रही होगी, है ना। वो यहाँ से अपना व्यापार करके या फिर जो नजराने और उपहार लेके गया होगा करप्शन करके। ठीक है, हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी, वो अलग बात है कि उसने क्यों की थी उसके बारे में हम लोग को नहीं पता है कि क्यों की थी। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे हो गई थी। ठीक है, तो सब करप्शन करते थे। तो अब कंपनी क्या है, उसको अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना है, भारत पर व्यापार करना है, व्यापारिक एकाधिकार जो उसको प्राप्त है उसका उपयोग करना है। तो उसको क्या है, वित्तीय सपोर्ट चाहिए था। तो उस वित्तीय सपोर्ट को हासिल करने के लिए उसने ब्रिटिश संसद से बात किया और ब्रिटिश संसद ने फिर उनपे जो कंपनी थी उसको रेगुलेट करने का, उसके कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए संसदीय अधिनियमों का सहारा लिया। और वही जो संसदीय अधिनियम जो समय समय पर पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, वही भारत में संसदीय विकास का आधार बना। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम इस पे बात करेंगे, उन्हीं के आधार पर हम इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश संसद ने कौन कौन से अधिनियम पारित किए थे अपने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रशासित करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पारित हुआ था। इस अधिनियम में क्या किया गया था, इस एक्ट में क्या किया गया था कि बंगाल में, मैं आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था। ठीक है, तो गवर्नर था वो ना बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था, उस गवर्नर के पद को का नाम जो है वो परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, सबसे पहला चीज रेगुलेटिंग एक्ट में। और उसके बाद आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
1773 कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या किया गया? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, 1773 में ये एक्ट लाया गया था और स्थापना की गई थी 1774 में। तो ये चीज याद रखना है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1774 में। किस एक्ट के तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, इसमें प्रथम न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे और इसके अलावा 3 और अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब भारत में गठित नहीं किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, ये जो कंपनी में निवेश करने वाले जो लोग थे ना, उनका एक समूह था जिनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 24 सदस्यीय था और ये कंपनी को डायरेक्ट करता था कि वो कैसे कैसे करके अपना प्लान जो है, मतलब अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ाए, इसके लिए इसको गठित किया गया था। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बताया कि सैनिक अपने जो फौजदारी एवं दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त होने के बाद सैनिक जो है अपना व्यक्तिगत व्यापार करते थे, तो उस सैनिकों के व्यक्तिगत व्यापार पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे की गई। इन चीजों को आपको बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ लेना है। उसके बाद इस जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या थी मैं बता देता हूं आपको। कमियां ये थी कि यहाँ पे न्यायपालिका की स्थापना की गई और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्टर्स और बंगाल का जो कंपनी है, कंपनी जो है वो कार्यपालिका है, कार्य करने की मतलब कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पे न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया था किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो उस कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित किया गया। ठीक है, 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण के लिए। ठीक है, अभी बताया मैं कि न्यायपालिका 1773 में कमी क्या थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में शक्ति पृथक्करण किया गया। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये एक्ट डायरेक्टली पूछा जाता है। सीजीपीएससी पूछा भी है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ? 1781 में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, अब पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ चीजें की गई। जैसे तो सबसे पहला चीज यहाँ पे ये किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो कि 6 सदस्यीय था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो है वो, मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था और ये कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करते थे। ठीक है, इसमें सीधा सीधा कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कि कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बिना अनुमति के किसी भी भारतीय शासक के साथ ना तो कोई संधि करेगी, ना ही कोई युद्ध करेगी, ना ही उसे किसी प्रकार का सहयोग करेगी, ना सहयोग लेगी। ये बात यहाँ पे कहा गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जब गठन किया गया तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के परमिशन के बिना कंपनी जो है किसी भी शासक के साथ मित्रता या फिर शत्रु अपना जो मतलब दुश्मनी है वो नहीं कर सकती। ठीक है, उसको न्यूट्रल रहना है उसके साथ, उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसका गठन जो है वो किया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट में कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। तो उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। ये चीज भी आपको याद रखना है। और जब वो वहां पहुंचे थे तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक विशेष अधिनियम लाया गया था 1786 में। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि 1786 में कॉर्नवालिस के लिए विशेष अधिनियम लाया गया था।
इस विशेष अधिनियम में देखो, कॉर्नवालिस पहले कहाँ था इसको समझिए आप, है ना। कॉर्नवालिस पहले था, उसकी पोस्टिंग अमेरिका में थी। भाई अमेरिका भी तो अंग्रेजों का गुलाम था 2 साल के लिए भी सही, लेकिन था तो, ठीक है। तो अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था, तो कॉर्नवालिस की पोस्टिंग वहीं थी। अब उसके बाद अमेरिका जो है स्वतंत्र हो गया 4 जुलाई को, है ना। तो कॉर्नवालिस वहां से भाग के आया ब्रिटेन, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग हुई भारत में, ठीक है। भारत में पोस्टिंग हुई, और भारत में जब पोस्टिंग हुई तो जब वो पोस्ट लिया तो उसने ये कहा कि मुझे प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख का भी अधिकार चाहिए और प्रमुख सेनापति का भी अधिकार चाहिए। तो उसको ये अधिकार देने के लिए, है ना, और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी परिषद था, ठीक है, जो जिसका गठन रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत किया गया था, कार्यकारी परिषद का गठन, तो उस कार्यकारी परिषद के निर्णयों को स्थगित करने का, उसको खत्म करने की शक्ति भी कॉर्नवालिस को दी गई थी, ठीक है। तो ये 1786 का विशेष अधिनियम, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा कि विशेष अधिनियम कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। अगर आपसे पूछ दिया गया कि कॉर्नवालिस के लिए विशेष अधिनियम कब लाया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 1786, और उसमें प्रमुख सेनापति की भी शक्ति उसको दी गई थी और कार्यपालिका प्रमुख की भी शक्ति कॉर्नवालिस को प्रदान की गई थी। साथ ही साथ उसे ये भी शक्ति प्रदान की गई थी कि वह गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के निर्णयों को समाप्त कर सके। वीटो पावर कहना चाहिए कॉर्नवालिस को प्रदान किया गया था 1786 में। तो ये सिर्फ ये जो वीटो था वो संसद के लिए नहीं था, है ना, उसके कार्यकारी परिषद के लिए था। इसके बाद 1786 के बाद जो सबसे बाद जो अधिनियम आया वो था चार्टर अधिनियम 1793। यहाँ पे पहला चीज आपको याद रखना है कि कंपनी का जो शासन था या फिर कंपनी का जो कार्यकाल था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, और जो वीटो पावर 1786 में केवल कॉर्नवालिस को दिया गया था, वो वीटो पावर 1793 के अधिनियम के द्वारा सभी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब ये वीटो पावर मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ये गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णयों पर था, ठीक है, संसद के निर्णयों पर नहीं था। गवर्नर जनरल के जो परिषद थे उसके निर्णय पर था, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813, देखो 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 20 वर्ष में जोड़ेंगे हम कितना आएगा, 1813 ही आएगा। तो 1813 में फिर से क्या कर दिया गया, कंपनी का शासन फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है जी। कंपनी का शासन फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसमें जो चीजें की गई, कुछ चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी की गई थी, उसके हम लोग समझेंगे। हालांकि बहुत अच्छी भारतीयों के लिए नहीं थी, अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो पहला चीज तो ये किया गया था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था, याद रखना है ना। यहाँ पे कंपनी को चाय का व्यापार, ठीक है, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार प्राप्त था, है ना। तो 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय का एक व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी को एकाधिकार प्राप्त रहा, ठीक है। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 में शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए, शिक्षा, भारतीय साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी ने प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया था, ठीक है। ये सालाना है, सालान हो गया है, सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का ये निर्णय लिया था कंपनी ने, ठीक है। तो ये लग रहा है कि बहुत अच्छा है ना, कि कंपनी जो है भारतीय लोगों को पढ़ाना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी भारतीय लोगों को नहीं पढ़ाना चाहती थी, कंपनी ऐसे लोग यहाँ पे चाहती थी जो कम वेतन पे, ठीक है, कम वेतन पे यहाँ पे उनकी सेवा कर सकें, अंग्रेजी जान सकें और कंपनी के अधीन काम कर सकें। तो उनको मतलब कहना चाहिए कि काली चमड़ी में अंग्रेज चाहिए थे, ठीक है। तो इसमें सफल भी रहे थे, ऐसा नहीं है, आज भी सफल है ठीक है। आज भी हमारे यहाँ की जो आधी जनसंख्या है वो तो विदेशी कल्चर से मतलब वो है ना, इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का यहाँ पे जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। इसी में ईसाई मिशनरियों को 1813 के अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को
धर्म प्रचार की छूट दी गई। अब देखो, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई। आज आप देखिए, है ना, कि बहुत सारे मिशन स्कूल्स हमको दिखाई देते हैं जो कम फीस में पढ़ाते हैं। तो ये ना इसी अधिनियम के कारण है, ठीक है, कि उस समय चार्टर अधिनियम 1813 में ईसाई मिशनरियों को छूट दिया गया कि आप स्कूल बनाइए। जो शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करना है ना, वो इन्हीं के थ्रू किया जाता था। तो ये क्या करते थे, शिक्षा के लिए मतलब एजुकेशन वो बनाते थे, पॉइंट बनाते थे, स्कूल बनाते थे और वहां पे लोगों को पढ़ाते थे। तो लोगों को उनकी संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाते थे, ये अंग्रेजों की गुलाम बनाने के लिए पढ़ाते थे, ठीक है, ये चीज होता था यहाँ पे। और इस चीज के लिए ईसाई मिशनरियों को छूट दिया गया था कि अपना धर्म प्रचार करें शिक्षा का प्रचार, शिक्षा के बेस पे। तो आजकल हमको दिखाई देता है कि बहुत सारे स्कूल्स वगैरह हैं वो उसी टाइम से खुलने चालू हो गए थे, ठीक है। हालांकि आजकल ऐसा है कि नहीं है, मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अधिनियम जो पारित किया गया वो था चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 पारित किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 में 2-3 चीजें की गई। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे किया गया। इसके बाद कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब 1813 में चाय और चीन के साथ चाय का व्यापार में और चीन के साथ व्यापार में कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था, वो भी समाप्त कर दिया गया 1833 के अधिनियम में, ठीक है। अब जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तो कंपनी जो है वो विशुद्ध प्रशासनिक कंपनी बन गई। अब इसको सिर्फ भारत का प्रशासन देखना था, भारत में व्यापार नहीं करना था, ठीक है, भारत में व्यापार नहीं करना था। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया कि अब इसको सिर्फ प्रशासन देखना है ना। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर थे उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अब शासन का या प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, एक केंद्र में उसको ला के रख दिया गया। और वो केंद्र कौन सा था, कलकत्ता, जहां पे गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल बैठा करते थे। साथ ही साथ ये भी किया गया कि पूरे देश के लिए एक नियम बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, मतलब विधायी विकेंद्रीकरण भी यहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है, विधायी विकेंद्रीकरण भी यहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में आप लोग को याद क्या क्या रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया, है ना, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, प्रशासनिक व विधायी विकेंद्रीकरण किया गया। ये समझाया मैं आपको, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। भाई पहले 3-4 प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे ना, कल बंगाल हुआ करता था, मद्रास हुआ करता था, बंबई हुआ करता था, उसके बाद पंजाब में एक प्रेसिडेंसी बनाए थे। तो उन सबको मिला के एक ही गवर्नर जनरल के अंदर लाया गया। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंसी नहीं थे, लेकिन वो सभी किसके अधीन थे, वो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन थे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे किया गया। अब पूरे देश के लिए विधायी एक ही नियम बनाना चालू किए, तो विधायी विकेंद्रीकरण हो गया। विधायी विकेंद्रीकरण के लिए सबसे जरूरी चीज क्या था, देखिए यहाँ पे एक नियम बनाया गया था कि जब ब्रिटिश संसद या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जब कोई नियम बनाएगी तो भारतीयों के जो सांस्कृतिक और कल्चरल जो चीजें आती जा रही हैं, उस जो नियम कानून है उनको वो लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाएगा, ऐसा ये रूल था, ठीक है। तो उस ध्यान में कब रखेंगे, जब उसके बारे में वो लोग जानेंगे, जब जानेंगे ही नहीं तो कहाँ से ध्यान में रखेंगे। तो भारतीय कानूनों को जानने और उनको संहिताबद्ध करने के लिए, भारतीय कानून में सिर्फ हिंदू कानून नहीं थे, ठीक है, मुस्लिम कानून भी थे। तो भारतीय कानून कहने का मतलब मैं यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन सभी के कानूनों को जानने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद ने विधि आयोग की स्थापना की थी, ठीक है। विधि आयोग का काम क्या था, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना, उनको एक बुक में कलेक्ट करना ताकि उनको पढ़ा जा सके और उसके बाद उनके हिसाब से विधि बनाए जा सके, कानून बनाए जा सके। और इसी विधि आयोग में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। विधि सदस्य की नियुक्ति जो है वो गवर्नर जनरल के जो परिषद है ना, वहां पे की गई थी। और ये विधि सदस्य जो है वो अस्थायी था,
ठीक है, स्थायी नहीं था, अस्थायी था। और लॉर्ड मैकाले जो है प्रथम विधि सदस्य बन के यहाँ आए थे। ठीक है, उसके बाद इस चार्टर अधिनियम में एक घोषणा और किया गया, वो था दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा। दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को कि दास प्रथा को समाप्त किया नहीं गया था। दास प्रथा 1843 में एलनबरो ने समाप्त किया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दास प्रथा को समाप्त करने की जो घोषणा है वो कब हुई, तो वो हुई थी आपके 1833 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 1853 में चार्टर अधिनियम 1853 में ब्रिटिश संसद ने यह घोषणा की कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। किया नहीं, समाप्त किया नहीं। ठीक है, सिर्फ घोषणा की कि हम कभी भी कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी पहले क्या बनाया गया था, कंपनी जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो व्यापारिक कंपनी थी। उसके बाद 1833 में उसको विशुद्ध प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। अब 1833 में प्रशासनिक कंपनी होने के बाद जब 20 साल प्रशासन की कंपनी, तो देश में बहुत सारी अव्यवस्था फैल गई। ठीक है, अव्यवस्था फैलने का रीजन ये था कि 1813 में एक तो ईसाई मिशनरियों को छूट दे दिया गया, तो वो खुले धर्मांतरण कराना चालू कर दिए। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी धर्मांतरण को प्रोत्साहन देना चालू किया कि इन्होंने, मैं आपको ये ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, मतलब उन्होंने घोषणा की थी कि जो धर्मांतरित हो जाता है, जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है, उसकी पैतृक संपत्तियों को कभी जब्त नहीं किया जाएगा, और अगर जब्त कर भी लिया गया है तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये चीज वो ईसाइयों के साथ करते थे, ईसाइयों को प्रोत्साहन देते थे। तो इसकी वजह से भी जो हिंदू धर्म पे या फिर दूसरे धर्मों पे जो अटैक हुआ ईसाइयों का, उसकी वजह से, और उसके बाद ईसाइयों ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को उजागर करने का भी काम किया। एक अच्छा काम था, हालांकि उजागर करने का उद्देश्य हिंदू समाज को सुधारना नहीं था। ठीक है, उजागर करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपकी बुराइयां बताइए और हमारे में कन्वर्ट हो जाइए। ठीक है, ये था इन लोग का जो वो था, है ना। तो उस समय ये किया गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो अब उन अव्यवस्थाओं के कारण बहुत सारे जो वो थे रियासतें जो थी वो विद्रोह करने पे आतुर थी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद ने एक प्रलोभन दिया, मानना चाहिए कि हम ऐसा चलते रहा तो कभी भी समाप्त कर देंगे, ये घोषणा की गई यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा चीज ये किया गया कि सरकारी नियुक्तियों के लिए पहले क्या चलता था, नाम सजेशन किया जाता था कि ये अच्छा आदमी है, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सरकारी नौकरी दे दो। तो उसके जगह पे यहाँ पे क्या किया गया, सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया, किसमें, 1853 में। अब ये प्रतियोगी परीक्षा जो है सभी के लिए थी। ठीक है, हालांकि इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन ये किया गया। उसके बाद 1833 में एक अस्थायी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, तो उस विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स 1853 के हैं। इसके बाद 1857, अब इसमें बहुत सारे जो एक, हालांकि इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं क्योंकि ये तो सिर्फ घोषणा था ना, कंपनी का शासन तो चल ही रहा था। ठीक है, और कंपनी अपने हिसाब से शासन कर ही रही थी। और इसी समय पे डलहौजी, है ना, आप लोग जान ही रहे हैं, 1856 तक डलहौजी का जो शासन था, 1848-49 से 1856 तक डलहौजी जो थे, तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति थी वो अपनाई, जिसकी वजह से रियासतों का उन्होंने विलीनीकरण कर लिया। उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। अब 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 जो है वो पारित किया। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया, और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी का जो शासन था, ठीक है, उसे समाप्त करके सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण या फिर क्राउन के नियंत्रण में ला दिया गया। क्राउन का नियंत्रण बोलना या ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बोलना एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, वहां राजा होता है, प्रिंस होता है। ठीक है, तो प्रिंस सबसे ऊपर होता है और उसके अधीन संसद होता है। हालांकि मतलब वही है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके बाद विधानसभा होती है या फिर संसद होता है बोलना चाहिए, तो वैसे ही है। ठीक है, तो वैसे ही वहां पे भी है। तो क्राउन के अंडर ला दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और सीधे सीधे भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया।
ठीक है। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, तो कंपनी ही समाप्त हो गई। तो इनका क्या काम, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, तो भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 15 सदस्य थे भारत परिषद में, और जिसका जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव कहलाता था, भारत सचिव होता था। भारत सचिव जो होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक है, जिसको भारत सचिव कहते थे। और भारत के गवर्नर जनरल, चूंकि गवर्नर जनरल जो कंपनी के हुआ करते थे और कंपनी समाप्त हो गई, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय जो होता था वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था भारत में। इसमें आप लोग को एक चीज याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम जो था, है ना, इसको क्यों लाया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना। ठीक है, भारत की प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना। लेकिन ये जो अधिनियम था इसने भारत में पहले से चले आ रही प्रशासनिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था, याद रखना है। सिर्फ नाम परिवर्तित हो गया था, गवर्नर जनरल का वायसराय हो गया था, बस उतना ही था और कुछ नहीं था। बाकी जो सिस्टम चला आ रहा था वही सिस्टम चल रहा था। ये 1858 के अधिनियम के तहत भारत में कोई विशेष प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ अधिनियम 1858 तक के, और इसके बाद के जो अधिनियम है उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जरूर कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।